इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। विनोद मोरवाल भाई, आपने भी राम राम। और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने हमारी राम राम। और विनोद भाई, खेत कार्य का तो काम चल रहा होगा? बिल्कुल मोरवाल भाई, खेत कार्य का काम चल रहा है। और खेत कार्य के काम के लिए एक जो जरूरी बात थी, आजकल के जो समय में इनकी गेहूं की कटाई चल रही है खेता में, और पराली बनाने लग रहे हैं, तूड़ी बनाने लग रहे हैं, तो उसमें जो है समस्या जो आवा सबसे बड़ी वो है फसल अवशेष प्रबंधन की। यह बात है। जो फसल अवशेषों का क्या करें, क्योंकि कई बार किसान भाइयों का समस्या आ जाए कि भाई खेत में खड़े फानने हैं, उनका क्या करें, क्या उनका समाधान है। बिल्कुल। और विनोद भाई देखो, जो फसल अवशेष है, चाहे वो धान के हो चाहे हमारे गेहूं के हो जी, जब जलाते हैं ना उससे प्रदूषण तो हुए हैं और भाई बहुत नुकसान है। और विशेष तौर पर है जो स्वास्थ्य है ना हमारा, ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये वो न बहुत है भाई, सांस लेने में दिक्कत आवे है, कुछ भाई ये जला देवे है। और रात के टाइम में बहुत ज्यादा करते इसमें। बिल्कुल भाई, सही। और बहुत नुकसान से, अगर जो विनोद भाई नुकसान न दिखे जी तो बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से फिर तो आज इसी विषय पर आप चर्चा करोगे कार्यक्रम किसान वाणी में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और जिक्र करें कि भाई फसल अवशेष का प्रबंधन किस तरह करें। बिल्कुल। पहले हम एक बारी फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभाव पर भी ध्यान डालो, भाई किस तरह नुकसान है। बिल्कुल विनोद भाई देखो, जो फसल अवशेष जलाने तय एक तय जो ग्लोबल वार्मिंग है जी, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि कद्दो बारिश हो जाए, कद्दो घनी धूप हो जाए, फिर टाइम तो पहले उल्टा सीधा हो जावे। धरती का तापमान जो है तेजी से बढ़ने लग रहा है, गर्मी बढ़ने लग रही है, गर्मी बढ़ने लग रही है और जड्डे का भी नहीं बेरा है। कोई से टाइम में बूंदाबांदी भी हो जाए, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उस तो बहुत इसी वजह से है भाई, हम ध्यान नहीं रख रहे। और इसी तरह जो मृदा के भौतिक गुणों पर भी प्रभाव इसमें पड़ा है। बिल्कुल मोरबल भाई, सही कह रहे हो आप, क्योंकि जब आग लगाओ हैं हम फान्या में, या जो फसल अवशेष उनमें जलाओ हैं, तो उनमें जलाने तो जो मित्र कीट हैं मिट्टी में वो खत्म हो जाए हैं। साथ में जो मिट्टी में जो कार्बनिक तत्व है उसकी मात्रा भी बड़ी तेजी से धरती में घटने लग रही है। और साथ में जब ये हम जो है फसल अवशेष जलाओ हैं, तो इससे लगभग जो है, अगर हम बात करें लगभग 2 से 2.5 किलो यानी कि 1 हेक्टेयर की बात करें, तो 1 हेक्टेयर जलाने में लगभग 13 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में मिल जाए है, जिससे पर्यावरण में तापमान का बढ़ना सबसे बड़ी समस्या खड़ी होने लग रही है आज के समय में। और विनोद भाई देखो, जो मृदा पर्यावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि फसल अवशेष को जलाने के जो मृदा में यानी कि जो हमारी माटी उपस्थिति, जो सूक्ष्म जीवों की जिस तरह बता रहे थे ना भाई, बुरा प्रभाव पड़ा है। और फसल अवशेष जलाने जाने से मिट्टी के जो सर्वाधिक सक्रिय 15 सेंटीमीटर तक की परत में सभी प्रकार के जो लाभदायक सूक्ष्म जीवों का इसमें नाश हो जाए। बिल्कुल। और इसी तरह जो मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व है उसकी तो कमी होगी जब कुछ सब कुछ जला दोगे, क्योंकि फसल अवशेष को जलाने के कारण मिट्टी में जो पाए जाने वाले जो पोषक तत्व है, जिस तरह नाइट्रोजन की बात कर ले, फास्फोरस कर ले, पोटाश हो जाए, सल्फर हो जाए, भाई वो देखो आग लगाओगे तो फिर वो नष्ट तो होने। और इस तरह मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह तय कम हो जाए। मोरवल भाई आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे वो मुख्य पोषक तत्व हो चाहे वो सूक्ष्म पोषक तत्व हो, सब पर प्रभाव पड़ा है अगर हम जो है हमारे जो फसल अवशेष हैं उन्हें जला हुआ है। और जो फसल अवशेष जलाने का भी एक विकल्प है, अगर हम फसल अवशेष ना जला कर अगर अवशेषों में मिट्टी में मिला दें तो जो है उसका ज़्यादा लाभ किसान भाई ले पाओगे। और विनोद भाई देखो, सबसे बड़ी एक कमी और हो रही है जी। देखो हम तो दूध घी की बात कर रहे हैं, हाँ, पर हमारे डांगर ढोरते ही भी तो भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि जानवरों के लिए जो चारे की कमी है ना, हाँ, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि ईब जो फसल हम लेवा है
भाई देखो खेती के लिए तो भूमि कति कम बची है। हाँ, और कंक्रीट कह दिया करे जिसने भाई बिल्डिंग बना लग रही है, कंक्रीट के कोई शहर जो है वो बढ़ते जान लग रहे तो हैं। इसलिए हमने ये भी ध्यान रखना चाहिए भाई, चाहे हमारे डांगर ढोरो बच्चों के भविष्य के लिए उनके दूध दही ताची तरह खावे, तो भाई ये तो इसमें हमने रखना चाहिए भाई, फसल अवशेष हमने जलाने नहीं चाहिए। और विनोद भाई एक चीज और बता दूं आपने मैं, हाँ, जो फसल अवशेष है ना वो जलाने तो चाहिए नहीं हमने। हाँ, और भाई उस आजकल क्या है कि जो सरकार है वह भी ध्यान दे रही है, एक तो सैटेलाइट पे भी आजकल वेरा चाल जावा है। हाँ, और उसके खिलाफ तुरंत उस पर कार्रवाई भी हुआ है जी, और इसमें नुकसान तो है ही इसमें। हाँ, एक जुर्माना भी है इसमें और कहीं को सुना जेल भी बिल्कुल हो जाए। इसमें भाई नो है कि जो अगर जो कोई किसान या कोई व्यक्ति खेत में अवशेष जलावा है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत जी 6 महीने की जेल और भाई 15,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों भी इसमें हो सके। तो भाई सरकार पूरी कड़ी होकर हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए भाई पूरा ध्यान रख रही, क्योंकि देखो जो फसल अवशेष तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और कई बार तो देखो जो सड़कों के किनारे जो खेत हुआ अगर जो समझ ला लेते तो भाई तो उसमें एक्सीडेंट भी हो जाए, धुएं के कारण संभावना भी बढ़ जाए भाई, और वो आग बेरानी कितना ही फैल जाए। तो ध्यान रखना चाहिए, हमने फसल अवशेष नहीं जलाना चाहिए। और ये बात हम प्रबंध की कर लेते, क्योंकि आज जो मुख्य बात हमारी ये वह प्रबंध की है, उसमें किस तरह कर विनोद भाई। मोरवाल भाई जिस तरह आपने कहा कि भाई फसल अवशेष जलावा तो उसके इतने नुकसान है, तो उन नुकसान तो हमने बचना है, क्योंकि किसान भाई के अगर भाई अगली फसल लेनी है और अगली फसल लेने के चक्कर में कि भाई खेत जल्दी खाली हो जाए तो आग लगा दे है, सब तो आसान साधन ये है, तो उसमें आग लगाना तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह अगर जो फसल अवशेष है अगर मिट्टी में मिला दें तो जो है फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए जितने भी अवशेष हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, क्योंकि आजकल तो मशीना तक कटाई हो है तो अवशेष ज़्यादा बड़े रह जाए हैं, बिल्कुल। तो उन जो है जो भी है जिस तरह के भी छोटे चाहे बड़े हों, उनकी कटाई के बाद जो अगर हम खेत में उसकी जुताई कर दें और जो अवशेष हैं वो मिट्टी में अगर मिला दें तो सबसे बढ़िया तरीका ये है भाई। और अवशेष है ना मिट्टी में मिला देने तक बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में जो कमी है उसकी पूरी करें है, यानी कि अगर हम आग लगाओगे तो पोषक तत्व और भी कम होंगे, मित्र कीट भी मरेंगे, लेकिन अगर हम अवशेषण मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व जो कमी हो रही थी वो भी हम पूरी कर पाएंगे। और साथ में भाइयों जो लंबे समय तक मिट्टी में सहज के रखने की जो ताकत है वो भी बढ़ेगी, मिट्टी ने पानी ने जब्त करने की जो ताकत है वह भी बढ़ेगी। और साथ में जो है भाइयों जो बचे हुए अवशेष है वो मिट्टी में अगर मिलाओगे तो एकदम तो जो फसल उत्पादन है उस पर भी हम बढ़ोतरी देखेंगे, क्योंकि पोषक तत्व तो पूरे होंगे मिट्टी में तो बढ़ोतरी भी हम आसानी से देख पाएंगे। बिल्कुल। और भाइयों जिन खेतों में खनिज उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाने लग रहा है उसमें अगर फसल अवशेषों ने जुताई करने के बाद जो है मिट्टी में मिला दिया जाए तो वहाँ पर भी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस है, पोटाशियम है और सिलिकॉन है, वो मिट्टी में कई और जो दूसरी तरह के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी ने पूरा भी करे हैं। और साथ में लंबे समय तक जो है मिट्टी में वो बने भी रहे हैं, तो सबसे बढ़िया जो साधन है वो है अवशेषण मिट्टी में मिलाना। और हाल के दिनों में जो देखा गया है, जो अनुसंधान हुए हैं उसमें इस बात का पता भी चला है कि जल्दी और सूखे हुए अवशेषण यदि हम मिट्टी में 5 से 10 सेंटीमीटर तक अच्छी तरह से मिला दें और इसमें मिट्टी में अगर हवा का जो प्रसारण है, इनकी हवा जो उसमें तो गुजरे है वो भी बढ़े, तो इस तरह जो है मिट्टी की उर्वरता में भी हमने देखा लाभ मिला है और उसके लाभदायक परिणाम देखे गए हैं। साथ में मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसमें भी अवशेषों का मिलान जो मिले हैं उससे लगभग 2 से 3 हफ्ते तक खेत खाली जरूर छोड़ दें, अवशेष मिला कर और उसने जो है अच्छी तरह से खेत में खाली छोड़ दें और दूसरी फसल लेने से पहले जो है खेत में कम से कम 30 दिन तक खाली जरूर छोड़ दें। और विनोद भाई देखो जो आप बात कर रहे थे ना तापमान की, जी, इसमें मृदा तापमान है यानी फसल अवशेष की जो भूमि के तापमान को बनाए रखते हैं जी। और गर्मी में तो भाई छाए कारण प्रभाव के कारण तापमान कम हो जावा है और जाड़ा में भाई गर्मी का जो प्रभाव ऊपर की तरफ कम होता है, जिस तरह जो तापमान इसमें बढ़ा है। तो कुल मिलाकर नू है विनोद भाई जी। हम जिस तरह आग लगा देते खेतों में फसल अवशेष है भाई, हम नो सोचा भाई एकदम हमने घनी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन वो जो छोटे से समय को बचाने के लिए उसमें हम बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं, आगे के नुकसान करने लग रहे हैं। और विनोद भाई देखो जो आजकल तो जो भूमि बंजर है जी, वह भी इसी कारण है, क्योंकि जो
जो उसके अंदर लवण है, जो खनिज पदार्थ है, वो तो हम भाई जलावा लाग रहे हैं। और आजकल तो विनोद भाई ऐसा है, जो कोई सी सब्जी कोई सी बढ़िया जंगाली बने, हाँ, वह 5, 7, 10 साल बाद वह चीज उड़ा होती है कोनी, बिल्कुल भाई सही। क्योंकि पानी का चोड़ भी बहुत नीचे जा लिया, हाँ ठीक है, और वह उसने बंजर बना दे तो पानी कितना जाओगा फिर। बिल्कुल भाई। और जो जिक्र करते अभी फसल अवशेष ने मिट्टी में मिला दे तो उसके फायदे क्या हैं, तो उनका जिक्र भी एक बार कर लो भाई कि फायदे कितने हैं। अगर मिट्टी में अगर हम अवशेषा ने मिलाने लग रहे हैं, तो जो फसल अवशेष हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने से जो मिट्टी में कार्बन की पूर्ति है और कार्बन के जो तत्व हैं वो बड़ी तेजी से बढ़े हैं, और लगभग 50% कार्बन की जो है 30 से 40 दिन में पूर्ति हो जाए। और इसी तरह जो इसी जगह जड़ा बाढ़ आवा है, वो मिट्टी में मौजूद लोहे के जो कैरी ऑक्सीडेट में इसमें आसानी तो जावा है, और जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है वह भी इसमें बनी रहे। बिल्कुल सही करो भाई। और साथ में जो अवशेष हैं उनको मिट्टी में मिलाने से जो खाली पड़ी जमीन है उस पर जो है खरपतवार नहीं उगता। और जो अवशेषों के जो मिट्टी में प्रबंधन से जो बिजाई के टाइम में सिंचाई में जो उपयुक्त पानी की जो इसमें कम मात्रा में जरूरत पड़ती है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हो मोरवाल भाई। देखो, एक तो पानी का जो चोवा है वो नीचे लगातार जान लग रहा है, तो अगर हम फसल अवशेषों का प्रबंधन अच्छे से करेंगे तो पानी की जो कमी है वो भी हमारा बचाव होगा। खरपतवार खेत में कम से कम होंगे तो हमें खरपतवार के लिए जो है वो जो खरपतवार नाशक दवाई है वो भी नहीं खेत में छिड़कनी पड़ेंगी, उसका भी बचाव होगा। साथ में जो है प्राकृतिक तौर पर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कार्बन तत्व है वो भी ज़मीन में तेजी से बढ़ेंगे। और इसी तरह जो है मिट्टी में आने वाली जो अगली फसल है उसको तैयार करना आसान हो जाएगा, और मिट्टी में नमी होने की वजह से इस पर जो है कोई भी काम करना ज़्यादा आसान होगा, इनकी खेती करनी आसान हो जाएगी। और ऐसा करने से जो हमारा वातावरण है उसमें भी जो है मीथेन कम उत्सर्जित होगी और तापमान नियंत्रण भी रहेगा। और विनोद भाई देखो, जो अवशेष प्रबंधन का जो मिट्टी पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अवशेष प्रबंधन का मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और जो मिट्टी के जो भौतिक गुण की अगर जो बात करें तो अवशेष प्रबंधन तय माटी तय बहुत भौतिक गुण बदल जाते हैं, जिस तरह की नमी, प्राधिकरण की क्षमता हो, मिट्टी का जो तापमान की बात करें, ढेले बनाना हो, मिट्टी की बल्क डेंसिटी की बात करें या मिट्टी की सांद्रता की बात करें, और अपने अंदर तय जो ये से पार करने की जो क्षमता है वो हाइड्रोक्लोरिक कनेक्टिविटी जो प्रभाव इसमें पड़ता है। और जो धान के जो अवशेषों की मात्रा जो खेत में पड़े रहने से जो सतही वाष्पीकरण वो उसमें भी कम हो जाता है, और पहले चरण के तहत खेत सूखने की अवधि पर भी इसमें बढ़ जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर जो जलाने की बजाय इसका हम अच्छी तरह प्रबंध करें तो भाई देखो मित्र कीट भी बने रहोगे, पर्यावरण भी बना रहा होगा। और भाई जो नुकसान हो रहा है, चाहे दमे की बीमारी की बात क्यों ना हो, चाहे दूसरी अन्य स्किन की अस्थमा की होगी, या फिर आजकल भाई विनोद भाई स्किन की भी है, त्वचा की भी बहुत रोग हो गए, आँखा के भी बहुत रोग हो गए हैं। और ये भाई हम जला तो देते हैं, लेकिन इस तरह भी देखना चाहिए भाई जो हमारी पीढ़ी है वो उसका भाई नुकसान बहुत ज़्यादा उसे ना उठाना पड़ेगा। और खाम खा के भाई कोई हारी बीमारी हो जाती इस तरह भाई वो डॉक्टर का भी भाई रुपए दे लेते उसमें लग गए। तो ऐसा काम ना करें जिस तक खुद भी नुकसान हुआ, पर्यावरण का भी करें, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो टाबर है उनका भी नुकसान करें। तो ऐसा काम हमने करना नहीं चाहिए। जी भाई। और साथ में मिट्टी के जो रासायनिक गुण हैं उनकी भी बात करें तो मिट्टी की गुणवत्ता न मापन खातर एक महत्वपूर्ण तरीका है, यानी कि जो मिट्टी है उसका पीएच मान मापना। उसके बारे में बहुत बार जिक्र भी करें कि पीएच मान जो है वो जो सामान्य वो 7 होना चाहिए, और पीएच मान अगर उससे ऊपर या नीचे चला जाए तो फिर जो है फसल में समस्या आनी शुरू हो जाए। तो समय समय पर मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, ताकि जो है हम जो है मिट्टी के अंदर जो मुख्य पोषक तत्व हैं और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और जो पीएच मान है उन सब की जानकारी ले सकें, और उसके आधार पर जो है खेत में कि हमने कितना जो है उसमें फास्फोरस डालना है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर मिट्टी का पीएच मान बढ़ जाए तो सिलिका युक्त जो अवशेष हैं उनमें यह क्षमता हो जाए कि यदि उन्हें हम अम्लीय मिट्टी में मिलावें तो मिट्टी की जो फास्फोरस धारण की करण की जो क्षमता है वह कम करता है और मिट्टी के पीएच मान ने फिर बढ़ा दे है। इससे मिट्टी में जो क्षार की मात्रा है वो बढ़ जाए। तो इस तरह जो है असंतुलन पैदा हुआ मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, उसकी रासायनिक गुणवत्ता है, उसकी भौतिक गुणवत्ता है, उस पर जरूर ध्यान रखें। और विनोद भाई देखो, जो फसल अवशेष है अगर जो उसका सही प्रबंध कर दे, उसे नहीं जलावा है, तो भाई वो जो फसल में जो सब्जियां में वो जो स्वाद है
वो बरकरार रहेगा। और पहले तो दूर तो बता दिया करते भाई क्या सब्जी बन रही है, लेकिन जो गुण है वो कति जा रहा। तो कोशिश हमने ये करनी चाहिए कि भाई फसल अवशेष का सही प्रबंध करें। हाँ, उनमें बिल्कुल जो है मिट्टी में मिलाकर वापस खाद के रूप में उसने इस्तेमाल हम करें। तो ये तो जिक्र करें हमने फसल अवशेष प्रबंधन पे। मोरवाल भाई क्यों ना भाई ने अब लोकगीत सुना दे। बिल्कुल, बात बढ़िया कर दी हमने, गौर गढ़नी कर ली। दूसरी चर्चा भी करेंगे, और दूसरी जो चर्चा आज करेंगे बेल वाली सब्जियों की देखभाल की। लेकिन पहले कुछ मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। बात कहन की कोना, एक म्यान में दो बरछी दिके कह रहन की कोना। दरबारा में शोर माच जाया चोट सहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की बोला। न्यू आवेदन न्यू है चाला जा, न्यू आवेदन न्यू है चाला जा। गैल मरा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। हटाऊंगा बालक पण नादान अवस्था क्यों करे घर से ताऊंगा। 10 मानस का 6 हो जावे क्यों कर जीव हलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा। पर डाब चर्या न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। एक बेल का 2 तुम्बे हो, एक ही हो से उनकी जात। एक फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ। एक बाप का 2 बेटे हो, एक ही उनका हो से गात। एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। एक तेसर बदनामी धर ले,
पंचा में बात, पेज के ऊपर जहर का प्याला, पेज के ऊपर जहर का प्याला, घूंट भरा न करते मरते बढ़िया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करे थे उसके करने उसके आगे, जिक्र करा न करते मरते बढ़िया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करे थे। प्यारा घर लागे, नून बिकुआ सब तरिया ते मरे लागे, बद से तो बदनाम बुरा मन, बदनामी ते डरे लागे, तन्ने इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे, इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे, भाई गला बैर करे वो, भाई गला बैर करे वो, कदे फिरा न करते मरती बढ़िया दुश्मन के सारे, दोष धरा न करे थे उसके करने उसके आगे, जिक्र करा न करते मरते बढ़िया दुश्मन के सारे, दोष धरा न करे थे। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार भाई थे करमपाल। और मोरवाल भाई बात कर रहे हैं मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल के कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं। कल है भाई रविवार, और एतवार न हम जो कार्यक्रम लेकर अगर थारी चिट्ठी मारे गीत, तो भैया चिट्ठियाँ लिखते रहिए और आपकी पसंद के नए गीत उसमें चलते रहोगे। और रविवार के बाद हम सोमवार की बात कर लेते हैं, जो कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो चर्चा लेकर आ रहे हैं, वैज्ञानिक विधि से बाग लगाए और नई फसल नई उमंग के तहत हम जो बात करेंगे वर्ष भर हरे चारे के लिए संक्रांति की घास की बिजाई के बारे में। और एक चर्चा और कर लें मोरवाल भाई, वो है कि जो बेल वाली सब्जी हैं उनकी देखभाल किस तरह करें। बिल्कुल, क्योंकि भाई मौसम जो है खासकर ककड़ी, खीरा, तोरी, लौकी, टिंडा, कद्दू, घिया है, तोरी है, पेठा है, करेला है, ये सारी जो है बेल वाली सब्जी हैं। और इन बेल वाली सब्जियों में मुख्य रूप से समस्या देखी जाओ है जो कीट हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और किसान भाई जो है इसमें नुकसान हो जाए किसान भाइयों का। तो इसमें जो मुख्य कीट है एक तो है लालड़ी सुंडी, और लालड़ी सुंडी की जो पहचान है भाइयों वो है एक तो चमकीले पीले लाल रंग की या सुंडी वो है जो पत्तियां में गोल गोल सुराख करता है, और इसके प्रकोप तहत छोटी बेलना के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सूख जाए हैं और पौधा उसके बाद मर जाए। और मोरवाल भाई इसके अलावा इसकी जो लटे हैं वो अड़के सफ़ेद और पीले रंग की हो जाए हैं, जो जमीन में रहकर पौधे की जड़न है काट कर बेल न सुखा दे है। और इस कीट का प्रकोप ज़्यादातर देखा जाओ है मार्च से लेकर अगस्त के महीने तक। और किसान भाई जब इस तरह के लक्षण दिखें तो इसके नियंत्रण खातिर एक तो फसल की जो बिजाई है उससे पहले गहरी जुताई कर दें, ताकि ज़मीन में पहले तो जो पनप रहे कीट हैं वह मर जाएं धूप लाग कर, और जो सूखी और कीट ग्रसित बेल है उन्हें उखाड़ कर जला दें, और खेत में पड़ी हुई जो पुरानी और पिछले साल वाली बेल है उन्हें भी भाई जला दें। और इसके अलावा एक और समस्या जो देखी जा रहा है फल मक्खी की। और फल मक्खी की बात करें तो विनोद भाई, जो फल मक्खी भूरे रंग की और पंख पारदर्शी हुआ है जी, और मादा मक्खी नरम फल के गुद्दे में सफ़ेद रंग के बेलनाकार अंडे जमा कर देती है जी। और इस मक्खी के जो शिशु है वो सफ़ेद हल्के पीले रंग के हुआ है, जो फल के गुद्दे को खाकर उसे नष्ट कर देते हैं। तो जो ग्रसित फल सड़ जाते हैं और उन तक बदबू आने लगती है। तो जो शिशु है यानी जो मैगेट है तो एक सिरे तक मोटा और दूसरे सिरे तक पतला चावल के आकार का होता है जी। और इसमें जो
स्पर्श करने पर जो छलांग भी मारा है और पूर्ण मैगेट फल से निकलकर मिट्टी में घुसकर करीब 1 फुट नीचे तक प्यूपा बन जाता है, जिस तरह से कुछ दिन बाद मक्खी निकलकर जमीन से बाहर आ जाती है। तो इस कीट का जो प्रकोप है वो भाई वर्षा ऋतु में अधिक होता है और इस कीट के नियंत्रण की अगर जो बात करें तो भाई इसके अंदर हमें पूरा अच्छी तरह प्रकार से ध्यान रख पड़ेगा। और जो फल मक्खी है उसके ध्यान खातर भाई तो गले सड़े और जो काने फलों के जो है उन्हें इकट्ठा करके मिट्टी में कम से कम लगभग 2.5 फुट गहरा दबा दें और उसने जो है खेत में इधर उधर ना फेंकें, ना तो समस्या फिर बढ़ेगी। और इसके अलावा जो है जो बेल वाली सब्जी हैं उनमें एक बात का ध्यान रखें कि जो कीटनाशक दवाइयाँ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन कीटनाशक दवाइयाँ ने सिर्फ जो है वैज्ञानिक विधि तय या जो विशेषज्ञ हैं उनकी निगरानी में डालना है, क्योंकि कई बार बेल वाली सब्जियाँ पर कीटनाशक ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और जो है सब्जी सड़ जाए, ख़राब हो जाए। और इसके अलावा भी और भी समस्या इस तरह चेपा हो गया, तेला है, और चेपा और तेला जो है इनकी भी रोकथाम खातर जो है किसान भाई जो हैं विशेषज्ञ थे कि भाई कितना मात्रा लेनी है और कितनी दवाई लेनी है, बिल्कुल करके ही जो है, क्योंकि देखो जो इसमें जो चेपास्ट भी और तेला की रोकथाम के लिए 250 मिलीलीटर मेलाथियाना 50 सीसी न 200 तो 250 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर इसमें छिड़काव करें। और कुल मिलाकर भाई अगर जो ध्यान रखेंगे तो जो स्वाद है सब्जियाँ के खाने का वो भाई नुए चलता रहेगा। बिल्कुल भाई, और ध्यान रखें कि जो है बीमारियों को किस तरह से नियंत्रित करना है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसके साथ भाइयों अपने भाई विनोद मोरवाल को दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।